नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप शिक्षण शास्त्र जिसे अंग्रेजी में पेडागोजी बोलते हैं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ये इस श्रृंखला की पहली वीडियो है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, जो कि ना सिर्फ आपको सीटेट की परीक्षा बल्कि शिक्षक भर्ती के लिए जिसमें भी पेडागोजी पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर पूरी सीरीज आप देख लेंगे तो सीटेट में 90% से ऊपर पेडागोजी में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। अब वंचित और हाशिए पर स्थित समूह का मतलब क्या हो गया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं या फिर सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े कहने का मतलब कि जो जाति पर आधारित सामाजिक पिछड़े हुए हैं उनको कक्षा में उनके भाषा को और संस्कृति को समावेशित करने की बात कर रहा है, उनके पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कर रहा है। तो इससे क्या लाभ होगा आपसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया था, विशेषता सुविधा वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। उनके पाठ्यक्रम में उनकी भाषा और संस्कृति जोड़ने की बात की गई थी, तो उससे व्यावसायिक शिक्षा में कुछ मदद नहीं मिलेगी, ये निगेटिव था। तीसरा विकल्प देखिए, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। देखिए, जब भी किसी के प्रति आप सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो अगला जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे हीन भावना का शिकार होने लगता है। मतलब कि जो आप मर्सी दिखा रहे हैं, दया दिखा रहे हैं या फिर सहानुभूति दिखा रहे हैं, वो भी लिमिट में होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा सहानुभूति होने लगेगा तो बच्चा अपने आप को हीन समझने लगेगा, कक्षा का परिवेश का हिस्सा नहीं समझेगा, बल्कि अपने आप को अलग समझने लगेगा ग्रुप से। ठीक है, तो ये इसका उत्तर नहीं होगा, ये निगेटिव सेंस में है। अब बचा दो विकल्प में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वंचित समूह और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को पाठ्यक्रम में समावेशित यानी जोड़ने की बात की जा रही है। तो आपको लगेगा कि क्या ये शिक्षा में समानता लाएगा? नहीं, ये शिक्षा में समानता नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी अभ्यर्थियों के लिए ये कानून बना करके तय कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष का बालक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसमें ना तो जाति और ना ही लिंग का कोई भेदभाव किया जाता है। तो शिक्षा में समानता तो इस कानून से ही आ गया है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। देखिए, कई बार देखा गया समाज में इस प्रकार की खबरें मीडिया में आती हैं कि कोई निम्न जाति का बालक है तो उसको विद्यालय में अलग बैठाया गया, या फिर जो मिड डे मील का खाना बन रहा है उसमें अलग खाना खाने के लिए अलग से किसी कोने में बैठाया गया, या फिर ऐसे वंचित वर्ग के बालकों को एक तरीके से अलग से ट्रीट किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। जबकि ये कानून है तो कानून बना करके इसको नहीं रोका जा सकता। इसको रोका जा सकता है शिक्षा में साम्यता से। साम्यता का मतलब होता है इक्विटी, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में इसे हिस्सेदारी बोलते हैं। यानी कि वंचित वर्ग का जो बालक है, चाहे वो निम्न जाति का है या फिर अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर जाति से आया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, मतलब बहुत गरीब है, तो भी उसकी सहभागिता कक्षा में होनी चाहिए। सहभागिता इन द सेंस कि उसका हिस्सेदारी होना चाहिए। जो कुछ भी गतिविधि कक्षा में हो रही है वह उस गतिविधि में पार्टिसिपेट करे बिना किसी भेदभाव के। तो ये होता है शिक्षा में साम्यता, यानी कि उसकी हिस्सेदारी तय हो। जब उसकी हिस्सेदारी तय होगी तो वो अपने आप को उस परिवेश का हिस्सा समझेगा और रुचि लेगा। जैसे ही वो रुचि लेने लगेगा तो उसमें इंटरनल मोटिवेशन होगा, जिसके वजह से वो अधिगम जो होगा वो अर्थपूर्ण कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा में साम्यता यानी सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो देखिए, गणितीय संक्रियाओं को समझने में असमर्थ है या फिर उसको चुनौती हो रही है, वो बहुत मुश्किल से समझ पा रहा है। तो ये क्या है? ये गणित में विफलता है, जिसे अंग्रेजी में डिसकैलकुलिया बोलते हैं, यानी कि गणितीय वैफल्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 डिसकैलकुलिया इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी, श्रव्य बाधित मतलब जो सुन नहीं सकता है, की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? जो निगेटिव सेंस में होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला विकल्प देखिए दिया गया है, वीडियो चलचित्रों के प्रदर्शन के उपशीर्षकों का इस्तेमाल। अब बच्चा जब सुन नहीं सकता है, लेकिन जब उसको वीडियो या फिर कुछ क्लिप्स दिखाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो देख करके उस कॉन्टेक्ट से कोरिलेट कर पाएगा, यानी उसको सीखने में मदद मिलेगी। तो ये तो पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में निगेटिव सेंस में उत्तर देना है। दूसरा देखिए, पढ़ाते हुए अभिव्यक्त शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। शारीरिक गतिविधि क्या होता है? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कि आप प्राइमरी स्कूल में देखते होंगे, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया इसे बोलते हैं हिंदी में। जैसे बच्चों को आप कविता पढ़ाते हैं, एक मोटा हाथी झूम के चला मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो एक मोटा हाथी जब करेंगे तो दोनों हाथ फैला करके मोटापे का एक तरीके से उसको एक तरीके से इशारा करके बताते हैं।
फिर हाथी जब आएगा तो हाथ को नाक के पास ले जाकर के पूरा सूंड की तरह बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे समझ पाएं कि हाथी का बात किया जा रहा है। यानी कि अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाव भाव से भी बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चा भले सुन नहीं सकता, लेकिन ये सभी भाव भंगिमा को देख करके वो समझ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर सिंबल्स की बात की जा रही है, तो ये सभी देख करके वो बच्चा समझ सकता है। जैसे कि मान लीजिए सड़क पर चलने के लिए जो यातायात के नियम होते हैं वो भी सिंबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोई बालक भले सुन नहीं सकता, लेकिन इन सिंबल्स को देख करके समझ सकता है कि आखिर कहना क्या चाहा जा रहा है, यानी कि जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है वो उसे समझ पाएगा। तो ये भी पॉजिटिव सेंस में था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। देखिए, मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक चित्रण संप्रेषण का इस्तेमाल। यानी कि मौखिक संप्रेषण क्या मतलब हुआ? मतलब कि आप बोल करके बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन चूंकि मौखिक संप्रेषण है, इस वजह से वो जिसका जो बालक श्रव्य बाधित है वो सुन नहीं सकता है। इसके साथ साथ शाब्दिक और चित्रित संप्रेषण भी किया जा रहा है, यानी कि बच्चे को चित्र के माध्यम से भी बताया जा रहा है। जैसे बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसका कुछ फिगर, उससे संबंधित सिंबल्स भी बताए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको देख करके बच्चे को मदद मिलेगी कॉन्सेप्ट सीखने में। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, पर ही, केवल, एकमात्र, ये सब जो सेंटेंस शब्द होते हैं वो हमेशा निगेटिव सेंस देते हैं। और अगर प्रश्न में निगेटिव सेंस में पूछा गया तो यही आपका उत्तर होगा, और पॉजिटिव सेंस में अगर पूछा गया तो ये कभी आपका उत्तर होगा ही नहीं। देखिए, एकमात्र, केवल, एक ही, पर ही, ये सभी क्या होता है, विकल्प को संकुचित करते हैं। ठीक है, तो देखिए बालक जो था वो पहले से श्रव्य बाधित है, यानी वो सुन नहीं सकता, और ये विकल्प कह रहा है कि उसको मौखिक माध्यम से ही उसको कम्युनिकेट करने के लिए बोला जा रहा है। जब वो सुन ही नहीं सकता है तो आप मौखिक कितना कम्युनिकेट करेंगे, वो समझेगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं। तो ये निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गढ़ित गूढ़ पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? अब सबसे पहले तो पूर्वाग्रह क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ पर बात की गई है वंचित समूह की। मान लीजिए कोई बालक है जिसके कपड़े फटे पुराने हैं, थोड़े गंदे टाइप के हैं, तो उसको देख करके आम लोग अपने मन में धारणा क्या बना लेते हैं कि ये बहुत गरीब है, हो सकता है अनपढ़ हो सकता है इसको कुछ ज्ञान ना हो। तो ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है कि मतलब बच्चे की ज्ञान का परख किए बिना आप उसके बारे में पहले से अवधारणा बना ले रहे हैं कि चूंकि उसके कपड़े गंदे थे इस वजह से उसको कोई ज्ञान नहीं होगा या फिर वो अनपढ़ हो सकता है। तो ये पूर्वाग्रह है, मतलब किसी के बारे में जाने बिना उसके बारे में अवधारणा बना लेना ही पूर्वाग्रह होता है। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कोई एक टीचर है जो वंचित समूहों के बालकों के प्रति पहले से पूर्वाग्रह बना लिया है, तो कौन सा ऑप्शन है जो कि इस पूर्वाग्रह को उजागर कर रहा है? तो चौथे विकल्प से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए, कहा गया है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रबद्ध पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए, यंत्रवादी कहने का मतलब कि मशीन की तरह, जैसे कि बार बार एक ही प्रश्न का अभ्यास करना, रटना, ये सब क्या है, मशीन की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं। एक ही प्रश्न को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मशीन, यंत्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो इसको चुनौती और प्रतिरोध देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी इसे रोकने की बात की जा रही है। चुनौती देना मतलब कि यंत्र की तरह, मशीन की तरह बच्चे को काम नहीं कराना है। तो चूंकि ये पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रश्न में पूर्वाग्रह की बात की गई थी, यानी निगेटिव सेंस में आपको उत्तर देना है। ठीक है, तीसरे विकल्प की बात करें। देखिए, अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजित करना। समायोजन करना का मतलब क्या हुआ? जो बच्चे अधिगम कठिनता अनुभव कर रहे हैं तो उनके लिए यथोचित, यानी उनकी आवश्यकता के अनुसार, जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार बच्चे को वो सभी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। जैसे कि मान लीजिए श्रवण बाधित है तो उसके लिए वीडियो क्लिप्स का इंतजाम किया जाए, कोई दृष्टि बाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि का या फिर टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जाए। तो ये यथोचित, यानी जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुरूप उनको अधिगम कराया जाए। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अधिगम का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। निपुणता का मतलब किसी एक फील्ड में मास्टरी की बात की जा रही है, और यानी कि एक फील्ड में मास्टरी के लिए मोटिवेट करने को प्रोत्साहन देने की बात की जा रही है। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। आसन मतलब कि बैठना, और व्यवस्था यानी कि जो टीचर है वो लिंग के आधार पर कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, अलग अलग बैठोगे। जाति के आधार पर कि तुम उच्च जाति के हो, तुम निम्न जाति के हो, तुम मध्यम जाति के हो, तो सबको अलग अलग कैटेगराइज करके अलग अलग सीट पे बैठाना।
इसी प्रकार से आर्थिक श्रेणी, मतलब कि तुम बहुत गरीब हो, तुम मध्यम वर्ग से हो, तुम बहुत अमीर हो, तो सबके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाना। तो ये सब जो है वो पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, यानी टीचर ने पहले से अपने माइंड में ये सब कुछ धारणा बना रखी है और इसके आधार पर वो बच्चों को अलग अलग बांट कर अलग अलग बैठा रहा है ग्रुप्स में। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पूर्वाग्रह के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। देखिए दिया गया है अभिसारिक सोच सीखने के। अभिसारिक का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो एक ही विधि से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात की जा रही है। तो ये अभिसारी नहीं होता है, अगर अपसारी होता तब वो सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता। चूंकि ये अभिसारिक है इस वजह से निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे तीसरे विकल्प की, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के। देखिए यहाँ पर बच्चे में सृजनात्मकता लानी है, यानी कि किसी समस्या के मौलिक तरीके से नए नए विचार सोचना। अब परीक्षा देने से उसमें नए नए मौलिक विचार नहीं आएंगे, ठीक है। परीक्षा देना कहीं से भी सृजनात्मकता का उदाहरण नहीं है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग के सम्मेलन के। तो यानी कि कोई विशिष्ट उपलब्धि, कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट की बात की जा रही है, उससे संबंधित कोई ग्रुप होगा, उसमें सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने की बात की जा रही है। तो बच्चे में इससे सृजनात्मकता नहीं आएगी, सृजनात्मकता इससे भी नहीं आएगी, ये नेगेटिव था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मौलिक खोज। अब मौलिक का मतलब क्या हो गया, नया विचार। मौलिक मतलब कि बिल्कुल नया, जो बच्चे का अपने तरफ से खोज करके अपने ज्ञान की रचना वो कर रहा होगा। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों मानते थे कि बच्चे जो हैं वो सृजनात्मक तभी बनेंगे जब बच्चा अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करेगा। दोनों संरचनावाद से ही जुड़े हुए थे। तो मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, यानी कि जितना बच्चा सोचेगा, नए नए तरीकों से सोचेगा, उतना ही उसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव था, यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। यहाँ पर संरचनात्मक कक्षा है, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे, और संज्ञानात्मक सहभागिता पूछा जा रहा है, यानी कि जिस ऑप्शन में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे अपने ज्ञान की रचना करने के लिए, वही विकल्प आपका सही होगा। देखिए पहला विकल्प दिया गया है बच्चों के वार्तालाप द्वारा। तो वार्तालाप जब बच्चे कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। यानी कैसे सीख रहे हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से सीख रहे हैं। और सीखना क्या है, अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहे हैं। चूंकि वो अंतःक्रिया कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पा रहे होंगे। तो ये आपका पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, अध्यापक के संवेगों द्वारा, ये भी आपका पॉजिटिव है। कैसे, देखिए अध्यापक क्या होता है, कई बार गुस्से के मूड में होता है तो बच्चे डर जाते हैं कक्षा में, ठीक है। जैसे बच्चे डरेंगे तो उनके अंदर डर का संवेग पैदा होगा, उससे उनकी रुचि धीरे धीरे कम होने लगेगी। रुचि कम हुई तो इंटरनल मोटिवेशन कम होगा और उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कक्षा में अध्यापक बहुत खुश मन से पढ़ा रहा है तो बच्चे अब मित्रवत समझेंगे कि हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, यानी कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनको लगेगा, जिसकी वजह से वो बच्चे रुचि लेंगे पढ़ाई में, जिसकी वजह से उनमें इंटरनल मोटिवेशन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो उनका जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक सहभागिता और अर्थपूर्ण अधिगम में अध्यापक का संवेग बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। अगर अध्यापक गुस्से में है तो बच्चे भी सीखना प्रभावित हो जाता है उनसे, और अगर अध्यापक खुशी की मुद्रा में पढ़ा रहा है तो निश्चित तौर पर बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और उसके वजह से उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। तो दूसरा भी पॉजिटिव था। तीसरा देखिए, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। देखिए जितना सकारात्मक परस्पर संबंध होगा, परस्पर मतलब कि कक्षा में एक दूसरे के प्रति या फिर टीचर और बच्चे का रिलेशन, तो जितना एक दूसरे का सकारात्मक परस्पर संबंध होगा उतना ही वो एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जितना इंटरेक्शन करेंगे उनका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण होगा। तो यह भी पॉजिटिव था। चौथे विकल्प की बात करें, बाह्य रूप से अधोरोपित अनुशासन द्वारा। देखिए आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है, और विकल्प क्या कह रहा है, बाहर से अधिरोपित, मतलब कि जबरदस्ती आप उनको अनुशासित करने के लिए जबरदस्ती बैठाए हुए हैं। बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं कक्षा में, आप जबरदस्ती उसको बैठाए रहे हैं बाहर से प्रेशर डाल करके कि नहीं तुमको अनुशासित रहना है। तो इस माहौल में बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि आपने उसको स्वतंत्र वातावरण नहीं दिया है। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि 1, 2, 3 विकल्प यहाँ पर पॉजिटिव था। अब दिए गए ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। देखिए ऑप्शन 4 दिया गया है, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे में योग्यता की कमी है, जबकि जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा था। यानी वैज्ञानिक जिस प्रकार से अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं खोज कर करके, तो यहाँ पर उसमें योग्यता की कमी नहीं है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं और हर वो नई
संप्रत्यय को सीखने की कोशिश करते हैं जो कि उनके लिए नया होता है। तो यहाँ पर योग्यता की कमी बच्चे में नहीं है, और आगे कहा जा रहा है कि निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से कम सीखते हैं। देखिए ये बात सही है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से यूनिक है, यानी सबकी बुद्धि लब्धि एक समान नहीं हो सकती है, लेकिन योग्यता की कमी होना और निम्न बुद्धि लब्धि होना ये पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये निगेटिव सेंस में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक कक्षा में अगर 50% से ज़्यादा लोग फेल हुए हैं, बच्चे फेल हुए हैं, तो सभी को योग्यता की कमी नहीं हो सकती। हो सकता है कि जो विधि अपनाई जा रही है टीचर के द्वारा वो गलत हो सकता है कि स्कूल का वातावरण वैसा ना हो जिसकी वजह से बच्चे नहीं सीख पा रहे हो, तो ये सब भी कारण हो सकते हैं। तो बच्चे में योग्यता की कमी नहीं है, ये निगेटिव था। तीसरा देखिए, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। यहाँ पर देखिए आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो विद्यालय की जरूरत नहीं है, बच्चों की जरूरत के अनुसार पाठ्यक्रम को ढालना है। और विकल्प क्या कह रहा है कि विकल्प ये कह रहा है कि विद्यालय की जो जरूरत है उसके अनुसार बच्चे को ढालना चाहिए। तो बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 की, स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि स्कूल का जो अस्तित्व है यानी कि एग्जिस्टेंस है वो विद्यार्थियों के सामर्थ्य यानी कि बच्चा कितना एक तरीके से तेज है या फिर कमज़ोर है, इस प्रकार से विभेदीकरण करने के लिए, यानी उनको अलग अलग बांटने की बात कर रहा है, अलग अलग ग्रुप में कि तुम बहुत तेज हो, तुम मध्यम हो, तुम अति क्रियाशील हो, इस टाइप से विभेदीकरण की बात कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि इस प्रकार का ग्रुप्स नहीं बनाना है आपको जो कि नकारात्मक सेंस में ग्रुप हो। बच्चे को पॉजिटिव सेंस में ग्रुप बना सकते हैं आप कि बच्चे ग्रुप में इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन ये क्या है, ये उनके सामर्थ्य के आधार पर विभेद करने की बात कर रहा है, ये निगेटिव सेंस में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विभिन्न गतियों का संज्ञान नहीं करते। अब यहाँ पर देखिए, बच्चों के सीखने के विभिन्न गतियों का मतलब क्या हुआ। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें अति क्रियाशील बालक भी होगा, बहुत प्रतिभाशाली भी होगा और बहुत कमजोर बालक भी होगा, मध्यम बालक भी होगा। इसके अलावा शारीरिक अक्षमता से जुड़े बालक भी होंगे और विभिन्न प्रकार के विकार जैसे कि डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया से जुड़े बालक भी हैं। तो इन सब की ज़रूरतें अलग अलग हैं। मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया जाए। कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाए। कोई डिसकैलकुलिया से जूझ रहा है, कोई डिस्प्रेक्सिया से जूझ रहा है, तो इन सब के लिए अलग अलग विधि अपनानी चाहिए, क्योंकि सबके लिए एक मानक विधि से आप नहीं पढ़ा सकते। जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार आपको विधि अपनाना होगा। और यही ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि बच्चे इस वजह से असफल हो जाते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का उपयोग नहीं करता है या फिर उनका संज्ञान नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। प्रासंगिक मतलब कि उसके कॉन्टेक्स्ट से, उसके संदर्भ से जुड़े हुए सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, तो आपको अधिगम जो है वो अर्थपूर्ण करना है और साथ ही साथ संदर्भात्मक करना है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या आवश्यकता है, इसके लिए आपसे पूछा जा रहा है। चौथे ऑप्शन से शुरू करेंगे। कहा जा रहा है अच्छे से रट लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, रटना, याद करना, यंत्रवत मशीन की तरह काम करना, ये सभी हमेशा निगेटिव होते हैं। आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ये हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी में ज्यों का त्यों लिखना। अब देखिए, रचनावाद की आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बात करता है और एनसीएफ 2005 भी बात करता है। दोनों ये कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। तो बच्चे ज्ञान की रचना कैसे करेंगे, या तो अंतःक्रिया के माध्यम से करेंगे या तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अपने ज्ञान की रचना कर रहे होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ कॉपी करना, अनुसरण करना, कॉपी करना, नकल करना, ये सभी निगेटिव सेंस में होते हैं। और केवल आप कॉपी में लिख लेंगे तो आपको कुछ अधिगम नहीं हुआ, क्योंकि आपने कुछ प्रयास नहीं किया अधिगम के लिए, आप जो कहते हो उतार लिए हैं। तो ये निगेटिव सेंस में था, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। देखिए, केवल परिभाषा अगर आप बच्चे को बता देंगे तो क्या बच्चा सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। ये परिभाषा जो है वो एनसीएफ 2005 इसको निगेटिव सेंस में मानता है, कभी भी उत्तर नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप बच्चे को उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके प्रासंगिक का मतलब ये यहाँ पर इस सेंस में है कि जैसे संदर्भ, यानी कि संदर्भ क्या हुआ, बच्चे का परिवेश, बच्चा परिवेश में जो कुछ देखा है उसका जो अनुभव है, अब उसको आगे की शिक्षा उसके अनुभव से जोड़ करके देना है। जैसे कि मान लीजिए आपको फल बताना है तो बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से फल देखे हैं, तो अपने परिवेश में वो देखा होगा कि आम, सेब, अंगूर, ये सब फल देखे होंगे। तो इस प्रकार से जोड़ करके आप ऐसे फल के बारे में बताएंगे जो कि उसने नहीं देखा था, तो जो उसका अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, केवल परिभाषा बता करके आप बच्चे को नहीं बता सकते जब तक कि आप उसके परिवेश से नहीं जोड़ेंगे। तो ये नेगेटिव था, उत्तर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 2 ही केवल बचा, बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके पढ़ाना। देखिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ना का मतलब क्या हो गया, उसके परिवेश से जोड़ना। तो जो बच्चा
अपने परिवेश में देख रहा है उसका अनुभव है, उसका पूर्व ज्ञान है। अब पूर्व ज्ञान से ही जोड़ करके बच्चे को आगे का ज्ञान देना है, तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव था और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक कक्षा में बच्चे के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। तो बच्चों में ये भय बना हुआ है कि बच्चे असफल हो जाएंगे, तो इस डर को दूर करना क्यों जरूरी है आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए दिया गया है, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता है। तो बच्चों के भय को संभालना क्यों है, बच्चे के भय को तो खत्म करना है या फिर भय उत्पन्न ही नहीं होने देना है, बच्चे के भय को संजो के थोड़ी रखना है। तो ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। अगला विकल्प देखिए, विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। भावात्मक कहने का मतलब कि संवेग से जुड़ा हुआ ये इमोशंस है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बच्चा इमोशंस में है, जैसे मान लीजिए कि बहुत दुखी है तो भी वो नहीं सीख पाएगा, बहुत ज़्यादा अगर उसको दर्द है तो भी नहीं सीख पाएगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो विद्यालय है वो बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो बच्चों के संवेगात्मक विकास नहीं पढ़ाया जाता। बाल विकास के अंतर्गत संवेग कहीं ना कहीं बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं और इस वजह से ये विद्यालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भावात्मक जीवन का भी उसको ज्ञान हो और संज्ञान हो विद्यालय को। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पॉजिटिव लग रहा होगा कि जिसमें बच्चे में भय आ जाएगा, जाहिर सी बात है उसका एक तरीके से रुचि धीरे धीरे कम होने लगेगा और रुचि कम होगा तो इंटरनल मोटिवेशन कम होगा और उसकी वजह से उसका अधिगम जो होगा वो प्रभावित होगा। लेकिन विकासात्मक रूप से केवल विफल होगा ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, आपको आगे समझ में आएगा। तीसरा विकल्प देखिए, असफलता की त्रुटियाँ बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे अगर कुछ गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि बच्चा कुछ ना कुछ काम करे। काम करेगा तो उसमें या तो सफल होगा या तो असफल होगा। सफलता या फिर असफलता की वजह से उसको अनुभव होगा और उस अनुभव के हिसाब से उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो यानी यही कहा जा रहा है कि असफलता जो है और जो त्रुटि है वो बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। यानी जब बच्चा कोई ना कोई क्रिया कर रहा होगा, गतिविधि कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है या तो उसमें फेल होगा या तो पास होगा। तो दोनों कंडीशंस में उसको एक तरीके से अनुभव प्राप्त होगा और उस अनुभव के आधार पर वो अपने ज्ञान की रचना कर रहा होगा। तो असफलता और सफलता दोनों स्वाभाविक चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन 4 की अगर बात करें तो ऑप्शन 4 ये कह रहा है कि भय का एहसास करने वाले बच्चे हमेशा ही फेल होते हैं। ये बिल्कुल एक तरीके से संकुचित था, इस वजह से अब ये उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि देखिए बार बार पुरस्कार देना निगेटिव सेंस में होता है। क्यों निगेटिव सेंस में? जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर का ही उदाहरण लीजिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप छोटे रहे होंगे तो आपके घर में कोई सदस्य आपसे कह रहा है कि एक गिलास पानी ला दो, तो आप कहेंगे कि पहले मुझे मेरा ये काम करो या फिर मुझे टॉफ़ी दो तब मैं ये काम करूँगा। बार बार आप जब से कोई काम करने के लिए बोलेगा तो आप बार बार इनाम की अपेक्षा रखेंगे। बार बार अगर उनसे बोलेंगे कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, फिर मेरा ये काम करो तब मैं करूँगा, तो निश्चित तौर पर आप अधिगम नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, आप उस इनाम के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो जब भी इनाम के लिए कोई कार्य किया जाता है तो अधिगम अर्थपूर्ण नहीं होगा। जब तक देखिए आज हम लोग जो अधिगम का सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें रुचि का सिद्धांत पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बच्चा जिस कार्य में रुचि लेगा उसके लिए करने के लिए वो इंटरनली मोटिवेट होगा, और जिस भी कार्य में बच्चा खुद से इंटरनली मोटिवेट होकर के काम करता है उसका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। और बार बार इनाम देने से बच्चा एक्सटर्नली कुछ समय के लिए मोटिवेट तो हो जाएगा, लेकिन इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि बार बार वो इनाम की अपेक्षा करने लगेगा और बार बार इनाम के लिए ही वो प्रयास करेगा और इनाम की वजह से उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो वो जो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो किसी बाह्य कारक की वजह से हुआ, ना कि उसके आंतरिक कारक की वजह से। तो इस वजह से जो उसका व्यवहार परिवर्तन यानी जो अधिगम था वो अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, क्योंकि बार बार इनाम देंगे तो जाहिर सी बात है उसका इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। दोस्तों शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी की पूरी सीरीज देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।